ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने 9th वाला जो मैंने सिलेबस समझाया था, करिकुलम समझाया था नए सेशन के लिए 2023 से 2024 वाला 2023 टू 2024 सेशन जो बताया था, ईयर के लिए बताया था, वो देख चुके होंगे 9th क्लास का सिलेबस। अगर नहीं देखा हो तो आप देख लेना। ये दोनों वीडियो कंटिन्यूस में मुझे बनाने थे, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, तो मैंने उसके आगे ये अलग से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्लास 10th की। अच्छा, एक बात बताना, एक बच्चा है ना, एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो तेज़ी से दौड़ नहीं पाता होगा, जो नर्सरी में भी नहीं गया है, लेकिन जब वो नर्सरी में जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, KG 1 में जाएगा तो और स्पीड बढ़ जाएगी। मैं दौड़ने की क्षमता की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, समझना। KG 2 में जाएगा तो और तेज़ी से दौड़ पाएगा। मतलब समय के साथ साथ आपका डेवलपमेंट होते रहता है, विकास होते रहता है। तो अब ऐसे बच्चे जो, आप बात को समझना, 9th क्लास अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो अगर 10th में आएंगे तो क्या उनको फ़ायदा होगा? अगर 9th अच्छे से किया तो फ़ायदा होगा, और अगर 9th अच्छे से नहीं किया, मतलब उनको पहले से ही धीरे धीरे दौड़ना आता है, तेज़ दौड़ नहीं पाते वो, तो 10th में उनको नुकसान होगा। तो बात ये समझना पड़ेगा कि अभी गर्मियों की छुट्टियां, अगर आप 10th में गए हैं तो पहले 9th के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। वो अच्छे से कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। आप किसी भी आपके टीचर से पूछ लीजिए कि सर मुझे मेरी 9th अच्छे से नहीं हुई है, मैं 10th में आ गया तो क्या करूं, तो उसका पहला ये डिसीजन रहेगा, बेटा 9th को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना ले। क्योंकि देखो 9th एक जड़ है और उसकी जो फ्रूट्स हैं वो 10th है। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। 9th जो है वो जड़ है, और जड़ में अच्छे पौष्टिक आहार मिलेंगे तो वो पेड़ बड़ा होगा और बाद में फल भी अच्छा लगेगा उसमें। तो वैसे ही अगर 9th में बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो 9th को पहले और जड़ को मजबूत करें, जड़ को अच्छे से सींचे, है ना, अच्छे से धूप प्रदान करें, तो वो अंदर से जड़ बहुत मजबूत होगी और बहुत अच्छा फ्रूट बाद में आपको देगी 10th क्लास में। तो आ जाते हैं हम हमारे सिलेबस पे। टोटल आपके 7 यूनिट्स हैं। अगर मैं देखो, मेरा ये हमेशा कहना है कि ज़्यादा मार्क्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस किया जाए। जैसे अलजेब्रा 20 मार्क्स का आ रहा है, और अगर 9th क्लास की बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी ज़्यादा मार्क्स का था, 27 मार्क्स का था। तो ये जो अलजेब्रा का पार्ट है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे क्लास में जाते हैं तो ये पार्ट बढ़ जाता है, दूसरे चैप्टरों में भी हमें अलजेब्रा की ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए अब सीक्वेंस वाइज हम चलते हैं। पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की। आपको जब बात की जाती है पीरियड्स की, तो पीरियड्स का मतलब है क्लास में अगर एक दिन में एक पीरियड लग रहा है तो 15 पीरियड तक रियल नंबर्स आपको समझाना चाहिए। यहाँ पर हम जब रियल नंबर्स की बात करते हैं तो हम वही बेसिक नियम पढ़ते हैं जो हम अगर देखें हमने 9th क्लास में जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा और आगे का पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट बात आती है अलजेब्रा की। अलजेब्रा में यहाँ पे आपके टोटल 4 चैप्टर मिल जाते हैं आपको, और ये टोटल 20 मार्क्स का रहता है। तो इसमें आपके जो चैप्टर्स है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब एक इक्वेशन बनाना, ठीक है, मतलब इक्वेशन में इक्वल टू होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू नहीं होता। बस जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा, एक लाइन की इक्वेशन बनाई। अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि अब 2 लाइन है, और ध्यान से सुनो ये बात, अगर जिसने ध्यान से समझ लिया तो वो समझ लो ये चैप्टर उसने पढ़ लिया। अगर 2 चीज़ें आपको नहीं पता और आपको 2 इक्वेशन दी हुई है, 2 अलग अलग इक्वेशन दी हुई है जिसमें एक्स और वाई आपको नहीं पता है, तो आप उसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो इसलिए चैप्टर का ही नाम क्या पड़ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब एक इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी दी हुई है x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब पावर उन दोनों की 1 से ऊपर नहीं है, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, और 2 हैं, तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, x y का आंसर निकाल सकते हैं। अलग अलग मेथड आप इसमें अंदर अगर आप रीड करेंगे तो अलग अलग मेथड आप पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर देखा जाए पैराबोला नाम से कॉन्सेप्ट आता है 11th-12th में, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत योगदान देता है। तो यहाँ पे अगर मजबूत बनाओगे तो इंजीनियरिंग में या 11th-12th में आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो वहाँ पे आपको आसान पड़ेगा। इवन कोडिंग में भी बहुत मददगार होता है, क्योंकि जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, जिसके अलजेब्रा में अच्छी पकड़ है, उसको कोडिंग करने में बहुत आसान होता है, वो चीज़ों को समझ पाता है, इमेजिनेशन उसकी स्ट्रॉन्ग रहती है। नेक्स्ट चैप्टर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज़ होती है जो लगातार एक सेम नंबर से प्लस होकर के आगे बढ़ती है। एक एग्जांपल देता हूँ, हम नेचुरल नंबर याद करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या हो रहा है, बार बार +1 हो रहा है, तो ये इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर उन बच्चों के लिए है जो इसके पहले का क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ पा रहे होंगे या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये बात याद रखना, सब चैप्टर एक दूसरे से अलग अलग तरीके से समझे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़ाई करेंगे तो हम ड्राइंग बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ड्राइंग से चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ज्योमेट्री की बात करते हैं वापिस से, अगर हम बात करें नाइन्थ क्लास में आपकी ज्योमेट्री आपको टफ लग रही थी, है ना, ज्योमेट्री ज़्यादा मेरे से एक शायद गलती हो गई है, ज्योमेट्री आपका जो था वो 27 मार्क्स का था अगर मुझे याद आ रहा है, यस, और अलजेब्रा 20 मार्क्स का था, है ना। मैंने शुरुआत में बोला कि अलजेब्रा, उसके लिए सॉरी, मतलब अलजेब्रा 20 मार्क्स का रहता है और ज्योमेट्री आपके 27 मार्क्स के रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्री फिर से हैं और कितने मार्क्स के हैं, 15 मार्क्स के, मतलब ये भी अच्छा खासा आपको दिया जा रहा है। तो 9th क्लास का अगर ज्योमेट्री अच्छा कर लिया तो आपको यहाँ पे तकलीफ नहीं आती, बहुत इजी लगती है चीज़ें। और वहीं लगभग वैसे ही चैप्टर है ट्रायंगल से, सर्कल से, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे जो लगता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चा बेटा मेरी बात मानो, ट्रिग्नोमेट्री पे इतना अच्छे से पकड़ बना लेना कि इसमें दिक्कत ना है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं, इसमें साइन कोस टेन, है ना, कोसेक सेक और कॉट के ऊपर स्टडीज़ होती है, और कुछ एंगल्स पे हम पर्टिकुलर एंगल्स पे उसकी वैल्यूज़ भी याद रखते हैं। इसलिए 3 चैप्टर आपको इसमें मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें आपको ईजी चीज़ें बताई जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जहाँ पे 3 मेन आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। हाइट्स एंड डिस्टेंस, यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन हो जाती है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर आप खड़े होकर देख रहे हो दूर किसी पोल को, तो बताओ आपकी बिल्डिंग और उस पोल से कितनी दूरी पे है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है रियलिस्टिक आपको अप्रोच देते हैं। मतलब 2 चैप्टर आप थ्योरी पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा 3rd चैप्टर में कि अच्छा ये तो रियल वर्ल्ड में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट 6, दैट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन वही जो आपने इसके पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको और डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ सर्कल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको मेंसुरेशन 9th क्लास का अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा अगर 9th में आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स आपको बिजनेस में यूज़ होता है। यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड नाम भी पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, मतलब यहाँ पे बाय मॉडल सिचुएशन जो मोड की आती है वो आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना हिंदी में। अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसकी एक संभावना है। जैसे मैंने आज ही जब मॉर्निंग में देख रहा था और रोज़ देख रहा था मैं कि एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैं पूछ रहा था कि आपको अगर वीडियोस चाहिए मैथमेटिक्स पे कंप्यूटर पे तो आप कमेंट्स में लिखिए। तो उसमें एक बच्चे ने लिखा भी था। तो आज लगभग 1 महीने हो गया, 1 महीने के बाद में ये चीज़ तैयार करके दे रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी होती है कोई वीडियो अपलोड हो या ना हो, और रीज़न होते हैं बहुत सारे। आई ऑल्सो हैव माई पर्सनल वर्क, प्रोफेशनल वर्क, तो बहुत बिजी रहता है कोई भी टीचर, तो वो इस तरह से बच्चों के लिए काम नहीं कर पाता है, जहाँ पे उसको सेपरेटली मतलब समय देना है लेकिन उसका कुछ रिटर्न बैक नहीं होने वाला, लेकिन उसके लिए हम काम कर ही नहीं रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल पे 200 से मतलब 200 के आसपास वीडियोस पहुँच गई हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए बच्चों का बहुत फ़ायदा हो रहा है। 200 प्लस बच्चे फ़ायदा उठा चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर जो आता है। देखिए मैथमेटिक्स भी 2 तरह के बोर्ड एग्जाम कराती है, एक होता है स्टैंडर्ड पेपर, दूसरा होता है बेसिक। अब बेसिक पेपर और स्टैंडर्ड पेपर में मोटा मैं अंतर बताता हूँ। स्टैंडर्ड उन बच्चों को लेना चाहिए जिनको फ्यूचर में मैथमेटिक्स ले करके पढ़ना है और कुछ साइंस की फील्ड में अच्छा स्कोप बनाना है, और बेसिक उन बच्चों को लेकर के पढ़ना चाहिए जिनको मतलब कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है या अगर प्रोग्राम करना भी है लेकिन मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो बेसिक लेके पढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमसीए होता है उधर, ठीक है। तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है दोनों सब्जेक्ट में, बट कोशिश करो कि बेसिक, जब आप देखो 10th क्लास के सिलेबस पढ़ रहे हो, सिर्फ आपका जो सैम्पल जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग है और उसका थोड़ा सा मतलब जो पैटर्न है वो भी अलग है। उसको देख करके आपने अपना बेसिक कर लिया और बाद में आपको नुकसान फील हो रहा है कि मैंने तो नुकसान कर लिया अपना, तो 1 साल आपने फिर क्यों पढ़ा मैथमेटिक्स, नहीं पढ़ते इससे अच्छा। तो मेरा जो कहना रहता है बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टैंडर्ड में स्विच हो जाए। ठीक है, आप बाद में नहीं पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी 10th बोर्ड है, इसमें आप मतलब स्टैंडर्ड में अच्छी पकड़ बना लेंगे तो इन फ्यूचर अगर आपको गवर्नमेंट में भी जाना है तो 10th तक की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो स्टैंडर्ड से आप लेके पढ़ोगे तो आपको आसान पड़ेगा। गवर्नमेंट एग्जाम में आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो मैथमेटिक्स टॉपिक रहता है वो 10th तक का मैथमेटिक्स पूछता है।
अब बात करते हैं रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे भी 43 मार्क्स का है। तो 43 मार्क्स मतलब क्या हो गया, आधे से ज़्यादा मार्क्स का हो गया। मतलब आपने बुक अच्छे से पढ़ ली है, उसको याद कर लिया है, समझ लिया है, तो उसी से आपको 43 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अप्लाइंग, मतलब एक नई जगह पे उसको अप्लाई करोगे, मतलब एक नए तरह का क्वेश्चन होगा, कोई डायग्राम होगा, उसमें आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा किस चैप्टर से वो बिलोंग करता है और उसको करना होगा। 19 मार्क्स का ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग, एवेल्यूटिंग और क्रिएटिंग। यहाँ पे आपको ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ जनरल नियम की मदद से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, या कुछ क्राइटेरिया दिए होंगे। क्राइटेरिया मतलब आपको खुद जज करना पड़ेगा किस टॉपिक से है, और फिर उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 18 मार्क्स का आता है। तो ओवरऑल कितने हो गए आपके, 80 मार्क्स हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं हम इंटरनल असेसमेंट। यहाँ पे 20 मार्क्स का रहेगा, जहाँ पे पेन पेपर टेस्ट आपके स्कूल में हो सकता है, मल्टीपल असेसमेंट भी हो सकता है 5+5 मार्क्स के अलग अलग पार्ट में, जिसको टोटल 10 मार्क्स में वो दिया जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क्स का होगा, लैब प्रैक्टिकल आपका जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। जो भी आपकी प्रिस्क्राइब बुक रहेगी, मतलब मैथ्स की जो बुक है उसमें जो लैब एक्टिविटीज़ दी हुई है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेसिक क्वेश्चन पेपर की। जो बेसिक क्वेश्चन पेपर होता है वो इजी होता है अगर कंपैरिजन हम उसकी करें, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे 60 मार्क्स रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से है। मतलब आपने बुक अच्छे से पढ़ ली है, समझ ली है, याद कर ली है, तो 60 मार्क्स वहीं से मिल जाएंगे। वहाँ पे कितने हो रहे थे, 43। ठीक है। और नेक्स्ट आता है अप्लाइंग का, मतलब कोई नया क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा। आप क्वेश्चन पेपर में जो एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन होंगे वो 12 मार्क्स के जो होंगे वो बिल्कुल नए होंगे, लेकिन हाँ जो आपने क्लास में पढ़ा है उसी से कोरिलेट करेंगे। एनालाइजिंग, इवेल्यूटिंग और क्रिएटिंग में 8 मार्क्स का आता है। इसमें थोड़ा सा हम न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। 2 चैप्टर भी आपस में कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और टोटल इस तरह से 80 मार्क्स का होता है। यहाँ पे भी इंटरनल असेसमेंट सेम वही जाता है जो स्टैंडर्ड वाले बच्चों का जाता है, 20 मार्क्स का। पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट 5+5 का हो जाता है, 10 मार्क्स का। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का, और लैब प्रैक्टिकल जो आपकी प्रिस्क्राइब बुक रहेगी, एक्टिविटी वाली बुक, उसमें से 5 मार्क्स का रहता है। अब बात करते हैं बुक की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए क्या होता है, मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ ली तो अपने आप को और ट्रेनिंग दो, और नई नई बुक्स पढ़ो, जिससे और नए नए आइडियाज़ आएँ और नए तरीके के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले देखो, बोर्ड एग्जाम वाले क्या बोल रहे हैं कि 9th की एनसीईआरटी पढ़ो, अगर 9th में आप हो। 10th में हो तो 10th की एनसीईआरटी पढ़ना। फिर गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिक्स लैबोरेटरी जो दिया हुआ है सीबीएसई पब्लिकेशंस का, वो 9th क्लास के लिए भी उन्हीं का अप्लाई करना, उसमें से ही पढ़ना। फिर 10th में भी यही बोला है, जो उनने गाइडलाइंस दी हुई है, मतलब आप इसी को गूगल करोगे, इसको अंडरलाइन, इसको सेलेक्ट किया यहाँ से और इसको आपने गूगल पे चेक किया तो आपको मिल जाएगी वो पब्लिकेशन। नेक्स्ट लेबोरेटरी मैनुअल, ये भी जो मैथमेटिक्स की दी है सेकेंडरी स्टेज की, वो आपके पास होनी चाहिए, उसमें से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, लास्ट में वो बोल रहे हैं जब ये सब सारी चीज़ें हो जाए आपसे अच्छे से, तो आप एग्जाम्पलर से पढ़ो। एग्जाम्पलर में बहुत अच्छे क्वेश्चन, क्रीम क्वेश्चन होते हैं। क्रीम क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्रीम क्वेश्चन मतलब अगर ये खुद से आपसे बन गए तो समझ जाना है कि बेटा आपको ये सब्जेक्ट आता है। मतलब एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के बुक्स के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो समझ जाओ आपका वो जो चैप्टर है, वो टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको आता है। ठीक है। तो इस तरह से मैं अभी ये वीडियो आपका एंड करता हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को अच्छा फ़ायदा हुआ होगा, है ना। और आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो भी मैंने समझाया है उसके बेसिस पे, और कोशिश करिए हैंड रिटन नोट्स अच्छे से तैयार करें, जिससे एग्ज़ाम आपकी अच्छी जाए। थैंक यू वेरी मच।